नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं डेटा साइंस की एक बहुत ही कॉमन लेकिन ट्रिकी प्रॉब्लम के बारे में। इम्बैलेंस्ड डेटा होने पर ओवरफिटिंग को कैसे रोका जाए। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, आप एक बड़े टेक्निकल इंटरव्यू में बैठे हैं और हायरिंग मैनेजर आपसे सीधा सवाल पूछता है। अगर आपके पास इम्बैलेंस ट्रेनिंग डेटा है तो आप ओवरफिटिंग को कैसे रोकेंगे? अब ये सवाल सुन के पसीना आ सकता है ना, पर घबराइए नहीं। इस एक्सप्लेनर के खत्म होने तक आपके पास इसका एक रॉक सॉलिड जवाब होगा। तो देखिए, ये कोई किताबी सवाल नहीं है। ये एक असली चैलेंज है जो डेटा साइंटिस्ट्स रोज फेस करते हैं। और इंटरव्यूअर्स बस यही जानना चाहते हैं कि क्या आप इस चैलेंज से निपटने के लिए तैयार हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, जब आपका डेटा एक तरफ बहुत ज्यादा झुका हुआ हो, मान लीजिए 95% केसेस नेगेटिव हैं और सिर्फ 5% पॉजिटिव, तो आपका मॉडल चालाकी करने लगता है। वो सबसे आसान रास्ता चुनता है और बस हर चीज को नेगेटिव प्रिडिक्ट करना सीख लेता है। इससे कागज पर तो उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी दिखेगी, पर असल में उसने कुछ सीखा ही नहीं। और यही है ओवरफिटिंग का एक क्लासिक केस। तो सवाल ये उठता है कि मॉडल्स आखिर मेमोराइज करते ही क्यों हैं? मतलब वो रट्टा क्यों मारते हैं? आइए इस जड़ को समझते हैं। देखिए, एक अच्छे मॉडल का काम डेटा के पीछे छिपे पैटर्न को समझना है, ना कि डेटा को ही रट लेना। अब यहां पर दो रास्ते हैं। हमारा लक्ष्य है जनरलाइजिंग, मतलब मॉडल असल पैटर्न को सीखे ताकि जब उसे नया अनदेखा डेटा मिले तो वो उस पर भी सही काम करे। लेकिन जब मॉडल मेमोराइजिंग करने लगता है तो वो डेटा के शोर शराबे और फालतू डिटेल्स को रट लेता है और फिर जाहिर है असली दुनिया में जाकर फेल हो जाता है। तो सीधी सी भाषा में ओवरफिटिंग का मतलब क्या है? एक ऐसा मॉडल जो ट्रेनिंग डेटा पर तो कमाल का परफॉर्मेंस देता है, मतलब 99% एक्यूरेसी, लेकिन जैसे ही उसे नया डेटा मिलता है उसकी परफॉर्मेंस धड़ाम से नीचे गिर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने जनरल ट्रेंड सीखने की बजाय ट्रेनिंग डेटा के हर छोटे मोटे डिटेल को रट लिया था। तो फिर इसे ठीक कैसे किया जाए? चलिए अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं। हमारे पास 3 तरह की स्ट्रैटेजीज हैं। शुरुआत करते हैं पहले ग्रुप से, जहां हम प्रॉब्लम को उसकी जड़ यानी डेटा के लेवल पर ही ठीक करते हैं। हमारी पहली और सबसे सीधी स्ट्रैटेजी है रीसैम्पलिंग। इसका एक ही मकसद है, हमारे डेटा सेट को बैलेंस करना, ताकि हमारा मॉडल किसी एक क्लास की तरफदारी ना करे। अब ये करने के 2 मेन तरीके हैं। पहला है ओवर सैम्पलिंग, जिसमें हम कम वाली क्लास यानी माइनॉरिटी क्लास के एग्जाम्पल्स की कॉपीज बना देते हैं। लेकिन हाँ, यहां थोड़ा सावधान रहना पड़ता है क्योंकि इससे भी कभी कभी ओवरफिटिंग बढ़ सकता है। दूसरा तरीका है अंडर सैम्पलिंग, जहां हम ज्यादा वाली क्लास से कुछ एग्जाम्पल्स हटा देते हैं। हालांकि इसका एक नुकसान भी है, हो सकता है हम कुछ जरूरी जानकारी खो दें। रीसैम्पलिंग के बाद हमारा गोल कुछ ऐसा डेटा सेट बनाना है जहां दोनों क्लासेस का रिप्रेजेंटेशन बराबर हो, एकदम 50-50। इससे मॉडल को सीखने के लिए एक फेयर चांस मिलता है और वो किसी एक तरफ नहीं झुकता। ओके, तो डेटा लेवल पर तो हमने बात कर ली। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम मॉडल के लेवल पर क्या क्या कर सकते हैं। मतलब हम मॉडल के आर्किटेक्चर या उसके सीखने के तरीके में ही कुछ बदलाव करेंगे। हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी है रेगुलराइजेशन। ये मॉडल को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने से रोकने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। समझ लीजिए एक तरह की पेनल्टी है। तो होता क्या है, रेगुलराइजेशन मॉडल के लॉस फंक्शन में एक पेनल्टी टर्म जोड़ देता है। इसे ऐसे समझिए, मॉडल को हर गलती के लिए तो सजा मिलती ही है, पर रेगुलराइजेशन के साथ ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने के लिए भी एक पेनल्टी लगती है। यह पेनल्टी मॉडल को सिंपल रहने के लिए मजबूर करती है। अब जो अगली स्ट्रैटेजी है वो सुनने में शायद थोड़ी ऑब्वियस लगे, पर यकीन मानिए ये बहुत काम आती है। बस एक सिंपलर मॉडल का इस्तेमाल करें। कभी कभी सबसे आसान सॉल्यूशन ही सबसे अच्छा होता है। यहां देखिए, एक तरफ है कॉम्प्लेक्स मॉडल जैसे कोई डीप न्यूरल नेटवर्क। इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है तो ये डेटा के हर छोटे मोटे नॉइस को भी पकड़ लेता है। दूसरी तरफ है एक सिंपलर मॉडल जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये सिर्फ जरूरी और मोटे मोटे ट्रेंड्स पर फोकस करता है और इम्बैलेंस डेटा के केस में ये ज्यादा रिलायबल साबित होता है। और अब आते हैं हमारे फाइनल सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज पर। ये वो सॉल्यूशंस हैं जिन्हें हम सीधे सीधे मॉडल की ट्रेनिंग के दौरान ही अप्लाई करते हैं। अगला बहुत ज़रूरी टूल है क्रॉस वैलिडेशन। आप इसे अपने मॉडल का रियलिटी चेक भी कह सकते हैं। ये हमें बताता है कि हमारा मॉडल असल में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसमें हम करते क्या हैं, हम अपने डेटा को कई छोटे छोटे टुकड़ों या फोल्ड्स में बांट देते हैं। फिर हम मॉडल को कुछ टुकड़ों पर ट्रेन करते हैं और बचे हुए एक टुकड़े पर टेस्ट करते हैं। और ये प्रोसेस बार बार दोहराया जाता है जब तक हर टुकड़ा एक बार टेस्ट सेट ना बन जाए। इससे ये पक्का हो जाता है कि मॉडल को हमेशा अनदेखे डेटा पर ही परखा जा रहा है। इसके बाद हमारे पास है एनसेम्बल मेथड्स। कभी सुना है एक से भले दो? एनसेम्बल मेथड्स बिल्कुल यही फिलॉसफी है पर मॉडल्स के लिए। ये काम कैसे करता है?
हम एक बड़े सुपर स्मार्ट मॉडल की जगह कई छोटे छोटे मॉडल्स की टीम बनाते हैं और उनके प्रिडिक्शंस को मिला देते हैं। बैगिंग और बूस्टिंग इसके बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा, अगर एक मॉडल कोई गलती करता है तो दूसरे मॉडल्स उसे संभाल लेते हैं, जिससे ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। और हमारी आखिरी लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल टेक्निक है अर्ली स्टॉपिंग। इसका मतलब है सही समय पर बस कह देना या ट्रेनिंग रोक देना। ये बहुत सिंपल है। ट्रेनिंग के दौरान हम लगातार एक अलग वैलिडेशन सेट पर मॉडल की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते रहते हैं, और जैसे ही हमें दिखता है कि परफॉर्मेंस अब सुधरने की बजाय बिगड़ने लगी है, हम ठीक उसी पल ट्रेनिंग रोक देते हैं। ये मॉडल को रट्टा मारने की स्टेज तक पहुंचने से पहले ही रोक देता है। तो अब इन सभी स्ट्रैटेजीज को एक साथ जोड़ते हैं। अब आपके पास उस इंटरव्यू वाले सवाल का एक पूरा वेल स्ट्रक्चर्ड और बहुत ही इंप्रेसिव जवाब तैयार है। तो ये है आपका ओवरफिटिंग से लड़ने का पूरा टूल किट। नंबर 1, रीसैम्पलिंग, डेटा को बैलेंस करने के लिए। 2, रेगुलराइजेशन, मॉडल को ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने से रोकने के लिए। 3, सिंपलर मॉडल्स, नॉइस की जगह ट्रेंड्स को पकड़ने के लिए। 4, क्रॉस वैलिडेशन, परफॉर्मेंस का सच्चा आईना देखने के लिए। 5, एनसेंबल मेथड्स, कई मॉडल्स की ताकत को एक साथ लाने के लिए। और 6, अर्ली स्टॉपिंग, मॉडल के रट्टा मारने से ठीक पहले उसे रोकने के लिए। तो बस एक बात हमेशा याद रखिए, आपका गोल मॉडल को जनरलाइज करना सिखाना है, मेमोराइज करना नहीं। अगली बार जब आप कोई मॉडल बनाएं तो सिर्फ ये मत पूछिए कि ये कितना एक्यूरेट है, बल्कि ये पूछिए क्या ये सच में सीख रहा है या सिर्फ रट्टा मार रहा है। असली जवाब इसी सवाल में छिपा है।